हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बिहार के महाबोधि मंदिर को लेकर के एक विवाद की स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। विवाद क्या है, आज की चर्चा में हम लोग इसको देखेंगे। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि गुजरात में अहमदाबाद में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम यानी कि अखिल भारतीय बौद्ध मंच के कुछ सदस्यों के द्वारा वहां के कलेक्टर साहब के पास में एक ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया गया है और ये डिमांड की गई है कि महाबोधि मंदिर से संबंधित जो अधिनियम साल 1949 में लाया गया था उसे वापस लिया जाए और महाबोधि मंदिर से संबंधित जो भी प्रबंधन से संबंधित गतिविधियां हैं वो संपूर्ण तौर पर जो बौद्धि समुदाय हैं, बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी लोग वहां पर कार्यरत हैं उनको सौंपी जाए। और इसी को लेकर के यह विवाद अक्सर चर्चा में रहता है। इनफैक्ट गाहे बेगाहे इसको लेकर के बातें भी होती रहती हैं। आज की चर्चा में हम लोग इससे जो जुड़े हुए आयाम हैं इसको एक एक करके देखेंगे। सामने यहाँ पर मैंने उसी खबर को मेंशन किया हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भाई बोधि मंदिर को लेकर के जो प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण है ये हमें दे दीजिए। कौन कह रहा है? तो ये अखिल भारतीय बौद्ध मंच के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं। उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से वहां पर वर्तमान में बोधि मंदिर प्रबंधन समिति काम कर रही है, इस समिति के भरोसे हम महाबोधि मंदिर को नहीं रख सकते हैं। और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जो गया में महाबोधि मंदिर है ये विश्व भर में बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास का केंद्र है। और ऐसे में हम रत्ती भर भी अब इस समिति की गतिविधियों पर विश्वास नहीं रख सकते। ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, इसके पीछे के अन्य पक्ष क्या कुछ हैं, आइए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। देखो, अभी हो क्या रहा है? अभी वो हो ये रहा है कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को लेकर के ये डिमांड रखी गई है। मैंने जो आपको बताया AIBF यानी अखिल भारतीय बौद्ध मंच के द्वारा ये डिमांड रखी गई है अहमदाबाद के कलेक्टर साहब के पास में। ठीक है जी। अच्छा, एक्चुअली वहां पर ये डिमांड इसलिए रखी गई क्योंकि जो ये AIBF में जो लोग काम करते हैं उनका एक समूह गुजरात से जुड़ा हुआ है और उन्होंने ये डिमांड वहां रखी है। इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा गया में जब ये बोधि मंदिर है तो फिर गुजरात में अहमदाबाद के कलेक्टर की इसमें क्या कुछ भूमिका है। इनडायरेक्टली इसमें भूमिका इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो ये मंच है, इस मंच या इस फोरम के जो कुछ लोग हैं वो गुजरात में रहते हैं या फिर गुजरात में उनकी भूमिका भी देखी जाती है। ठीक है ना? तो इसी कंटेक्स्ट में ये बातें यहाँ पर रखी गई हैं। और संबोधन किसे किया गया है? प्रधानमंत्री महोदय को। किस कंटेक्स्ट में कहा गया है संबोधन में? तो कहा गया है कि ये जो अधिनियम है इसको आप वापस ले लीजिए। डिमांड्स क्या रखी गई हैं? पहला डिमांड जो यहां पर हम लोगों ने देखा कि बोधि मंदिर प्रबंधन समिति जो है सही तरीके से काम कर नहीं रही है, इसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्या है साहब, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसके अलावा एक ट्रस्ट की भी मांग कही जा रही है और इसमें कहा जा रहा है महाबोधि महाविहार चैत्य ट्रस्ट निर्मित किया जाए, है ना? तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं, महाबोधि महाविहार चैत्य ट्रस्ट। और ये जो ट्रस्ट हो यह पूरी तरीके से ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करे। हालांकि जो एट प्रेजेंट बोधि मंदिर प्रबंधन समिति है यह भी एक स्वायत्त तरीके से ही काम करता है, लेकिन वर्तमान में जो इनकी डिमांड है वो इस कंटेक्स्ट में है कि हम इसको नजरअंदाज करें, हम इसको खारिज करें और इस ट्रस्ट की स्थापना करें जिसमें केवल बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ही लोग हों और किसी अन्य धर्म से जुड़े हुए लोग न हों। इसके अलावा इसमें यह भी डिमांड कही जा रही है कि जो समिति है, इस समिति की गतिविधियों के चलते जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं इनके अधिकार और इनके सम्मान का हनन हो रहा है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध
कि पूजा अर्चना की विधियां हैं, जो उनके सम्मान में जो भी प्रचलन है, जो होना चाहिए, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। और इस कारण से हम कदापि अब नहीं चाहते कि ये समिति आगे कंटिन्यू करे। ये सारी बातें यहां पर इस डिमांड के अंतर्गत कही जा रही हैं। क्लियर है जी? अच्छा, अब दूसरा पक्ष यह है साहब, जो बोधि मंदिर प्रबंधन समिति है, इसमें क्या बातें निहित है? इसमें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1949 में ही इस समिति का गठन किया गया था इस कानून के माध्यम से। तो इसमें 9 सदस्यों की नियुक्ति की बात कही गई, जिसमें 4 सदस्य बौद्ध धर्म से जुड़े हुए होते हैं। ध्यान से समझिएगा, बाकी के 4 सदस्य ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये हिंदू सदस्य होते हैं। ठीक है जी? और जो एक व्यक्ति होता है वो गया का जिलाधीश पदेन सभापति होता है, यानी एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन। इस रूप में जो यह व्यक्ति है ये यहां पर काम करता है। यहां पर एक जो शर्त इसमें अधिनियम के माध्यम से लगाई गई है वो ये कि जो ये जिलाधीश होंगे वो यदि हिंदू हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, यदि वो जिलाधीश साहब, कलेक्टर साहब हिंदू हैं तो फिर वो इस पद पर रहेंगे, वो इसका सभापतित्व करेंगे। इन केस यदि वो हिंदू नहीं हैं तो फिर जो समिति है उस समिति के द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, जो कि सभापति की भूमिका निभाएगा। कब तक? जब तक कि ये व्यक्ति यहां पर जिलाधीश के तौर पर कायम है। मान लीजिए कि यदि XYZ कोई जिलाधीश बनकर के आते हैं और वो हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, वो किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, जब तक वो यहां पर हैं जिलाधीश के रूप में, तब तक उस समय तक सभापतित्व की भूमिका दूसरे व्यक्ति को दी जाएगी जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ होगा। जैसे ही ये व्यक्ति यहां से कलेक्टर की भूमिका समाप्त कर देंगे, वो चले जाएंगे, तो फिर नया जो भी कलेक्टर साहब आएंगे और वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए होंगे, तो फिर वो फिर से सभापतित्व की भूमिका में आ जाएंगे। ये बातें कही गई थी अधिनियम के अंतर्गत, और इसका लगातार विरोध भी किया जाता रहा था, क्योंकि ये डिमांड की जाती थी कि जिलाधीश एक ऐसा पद है, इसको आप यदि धर्म से जोड़ करके देख रहे हैं और उसके आधार पर आप सभापतित्व की भूमिका दे रहे हैं, तो क्या ये भारतीय संविधान की जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है उसका आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? क्या ये सही है? वहीं दूसरी तरफ जो ये समिति है, इसमें आप हिंदू सदस्यों को भी नियुक्त कर रहे हैं, और इसमें एक सदस्य ऐसा भी है जो कि उस बोधि मंदिर के प्रांगण में एक शैव मंदिर है, उस मंदिर से जुड़े हुए जो महंत हैं उनकी भी भूमिका यहाँ पर देखी जाती है। और इन्हीं सब कारणों से इन बौद्ध समुदायों के द्वारा लगातार विरोध की स्थिति देखी जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि साल 2013 में जब इसी महाबोधि मंदिर में सीरियल ब्लास्ट की स्थिति देखी गई थी, वो घटना हुई थी, तो फिर बौद्ध समुदायों के द्वारा खुल करके विरोध सामने आया था और कहा गया था कि जो ये बौद्ध समिति है राइट नाउ वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से नहीं देख रही है यहाँ की, और इसे तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। और उन्होंने बारंबार इस बात को दोहराया कि ये जो महाबोधि मंदिर है इसे यूं ही कैसे कोई समझ सकता है, ये तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान का वह पावन, वह पवित्र स्थल है जहां पर सिद्धार्थ ने बुद्ध का रूप धारण किया, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है कि नहीं? तो इस लिहाज से इस स्थान का एक अपना ही महत्व है। इसे अदरवाइज वे में यदि कोई भी देखता है, अदरवाइज वे में यदि कोई भी इसको टॉलरेट करता है, तो यह हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है। ये सारी बातें यहां पर हमें दिखती हैं। ठीक है जी? अच्छा, अब यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों कि बिहार सरकार के द्वारा इस मामले में बहुत अधिक माथापच्ची की गई, और अंततः 2013 में ही एक संशोधन भी किया गया, और इसमें कहा गया कि जो चेयरपर्सन है जरूरी नहीं है कि वो हिंदू ही हों, है ना। इसमें 2013 में जाकर के ये संशोधन किया गया। अब जो है इसमें चीजें अलग हुई,
लेकिन इसके बावजूद भी जो बौद्ध समुदाय है उनका कहना है कि देखिए इस संशोधन का कुछ खास लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी जो हिंदुओं की भूमिका है वो प्रभावी है ही। जब यदि यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ पवित्र स्थल है तो इसकी सुरक्षा, इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी बौद्ध समुदाय के पास ही होनी चाहिए। गेटिंग इट? तो ये सारी स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि जिस महाबोधि मंदिर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके इतिहास में या इससे संबंधित जो अन्य पक्ष हैं वो क्या कुछ कहते हैं। देखो, जब हम इसके इतिहास को खंगाले तो सबसे पहली बात तो यही कि सिद्धार्थ ने इसी स्थान पर आकर के ज्ञान की प्राप्ति की, है ना, और देन वो बुद्ध कहलाए। वहीं पर बहुत ही भव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण वह पीपल का वृक्ष है, महाबोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है, जिसके नीचे बैठ करके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्राट अशोक जब एक बार गया की यात्रा पर आए थे, बोध गया की यात्रा पर गए थे, तो फिर 260 ईसा पूर्व में उन्होंने इस मंदिर का एक निर्माण भी करवाया था। हालांकि उसके बाद और भी कई बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण होता रहा। वर्तमान में जो यह मंदिर का ढांचा है ये ईंट से निर्मित है। आप इसकी आकृति यहां पर देख सकते हैं। गेटिंग इट? और वहीं पर जहां पर बोधि वृक्ष था, उसी बोधि वृक्ष की कई सारी जो बाद की पीढ़ियां हैं वो आज वहां पर भी अवस्थित हैं और उसे बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, उसका आदर किया जाता है। और वहीं पर एक ऐसा स्थल बनाया गया है जहां पर कि महात्मा बुद्ध ने बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसे वज्रासन कहा जाता है ना। ये सारी स्थितियां यहां पर दोस्तों हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस बोधि मंदिर का महत्व यह है कि इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को ने साल 2002 में इसे विश्व विरासत स्थल माना था। गेटिंग इट? तो आज की चर्चा में हम लोगों ने यह समझा कि बौद्ध समुदाय के द्वारा किन आधारों पर महाबोधि मंदिर से संबंधित जो अधिनियम है वर्ष 1949 का, उसको वापस लेने की मांग की जा रही है। क्या उनके अन्य जो डिमांड्स हैं वो कहते हैं, और साथ ही महाबोधि मंदिर का जो महत्व है इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। आज की चर्चा हम लोग दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार में कुल कितने ऐसे स्थल हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से अपने जीएस की तैयारी को एक बेहतर आधार प्रदान करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 26,999 रुपये में एट प्रेजेंट आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सुपर सक्सेस सेल का यह अभी खास समय चल रहा है। आपको इस डिस्काउंट के साथ इसमें एडमिशन मिल सकता है। 30 नवंबर तक इसमें एडमिशन जारी है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और अपनी जीएस की तैयारी को और बेहतर कीजिए। यदि आप में से कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एनसीईआरटी को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप एनसीईआरटी के इस 5 पुस्तकों के सेट को भी परचेज कर सकते हैं बहुत ही एफोर्डेबल फी में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 1099 रुपये में, यानी कि 1100 रुपये में आप इन पुस्तकों को खरीद करके और अपनी तैयारी को एक आधार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इन टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे इस इंस्टा चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।